नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज। अध्याय 1251। डार्क फॉरेस्ट के बाहर एक छोटी सी खाली दरार खुली और इवान उसमें से निकला। उसके हाथ में एक लाल रंग का टोकन था जो अलौकिक नारंगी लपटों के साथ जल रहा था। लपटों के भीतर एक फीनिक्स की भ्रामक छाया बीच बीच में दिखाई देती थी जो उसके रहस्यमय रूप को और बढ़ा देती थी। अब मेरे पास फीनिक्स कबीले के उच्च अधिकारियों से संपर्क करने का सही माध्यम है, इवान ने खुद से कहा। एक बार जब मैं ड्रेड्स की बंद दुनिया में वापस आऊंगा तो मैं अनास्तासिया और अन्य लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि उनसे कैसे संपर्क किया जाए। उसने आगे बढ़ने से पहले ब्लेज द्वारा दिए गए टोकन को अपने शैडो स्टोरेज में सावधानी से संग्रहित किया। ऊर्जा की एक हल्की चमक के साथ वह डार्क फॉरेस्ट के बाहर से गायब हो गया और उस स्थान पर फिर से प्रकट हुआ जहां रैंक 4 पिशाच और ब्लेज के गार्ड लड़ रहे थे। पहुंचने पर इवान ने देखा कि पिशाच और गार्ड पहले ही जा चुके थे। संभवतः उन्हें एहसास हुआ कि ब्लेज और अन्य पिशाच चले गए थे। ये देखकर इवान ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अफसोस की एक झलक थी। उसे फीनिक्स गार्ड में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसने भविष्य में ब्लेज के साथ सहयोग करने की योजना बनाई थी। हालांकि पीक रैंक 4 वैम्पायर को खोना एक महत्वपूर्ण नुकसान था। जब वह ब्लेज के साथ था तो उसने वैम्पायर के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज किया था क्योंकि पीक रैंक 4 वैम्पायर को हराने के लिए उसे या तो अपने शैडो अनडेड या हेल्बर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता क्योंकि उसके ज़्यादातर अधिकार वर्तमान में कूलडाउन पर थे। लेकिन इनमें से किसी को भी तैनात करने से उसकी पहचान उजागर होने का जोखिम होता, ऐसा कुछ जो वह अभी तक करने को तैयार नहीं था। अपने शैडो अनडेड हेल्बर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन या अपने अधिकारियों के बिना वैम्पायर को मारना एक थकाऊ प्रयास होता और इवान ने उस समय इसे अनावश्यक समझा था। उसने ब्लेज से जल्दी से निपटने, उनके समझौते को अंतिम रूप देने और रैंक 4 वैम्पायर को पकड़ने के लिए वापस लौटने की योजना बनाई थी। ब्लेज की मौजूदगी के बिना वह अपने शैडो अनडेड का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। दुर्भाग्य से उसके लौटने से पहले ही वे चले गए थे। क्या अफसोस है, इवान ने आह भरते हुए कहा। फिर उसने खुद को उस स्थान पर वापस जाने के लिए प्रेरित किया जहां वेलगोथ और उसके छाया मरे हुए लोग इंतजार कर रहे थे। लौटने के बाद उसने अपने छाया मरे हुए लोगों को अपने छाया भंडारण में वापस बुलाया और बर्फ का कोकून उठाया। चलो चलें, उसने वेलगोथ से कहा, टेलीपोर्टेशन संरचना की दिशा में चलना शुरू करते हुए। जैसे ही वह चला, बर्फ के कोकून के ऊपर काले सुनहरे प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और एलोरा वहां प्रकट हुई। एवन ने एलोरा की ओर देखा, उसके चेहरे पर उत्सुक भाव देखा और मुस्कुराया। क्या हम आखिरकार घर जा रहे हैं, इस बात से उत्साहित हैं? उसने पूछा। हाँ, एलोरा ने जोर से सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं जल्द से जल्द माँ से मिलना चाहती हूँ और अपना जंबो दावत खाना चाहती हूँ। जंबो दावत? इवान ने एक भान उठाए, उसके चेहरे पर भ्रम की झलक दिख रही थी। लेकिन जल्द ही पृथ्वी पर वेलेरी के साथ उनकी मुठभेड़ की याद फिर से उभर आई और उसका मुंह फड़क उठा। एलोरा, उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम उन महिलाओं की आंखों में चुभन के लिए अपने इनाम के बारे में बात कर रही हो जिन्होंने मुझे 10 सेकंड से ज्यादा समय तक घूरा? हाँ, एलोरा ने उत्साह से पुष्टि की। मैंने आंखों में चुभन की जब हम बाहर थे तो 8 महिलाएं आपको घूर रही थीं। अब मैं मां को रिपोर्ट करके 8 जंबो दावतें पा सकता हूँ। उसके चेहरे पर एक लाल टपकती मुस्कान फैल गई और इवान पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। एक हार मानते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक रुमाल को नियंत्रित किया और उसके मुंह से लार पहुंची। जब उसने ऐसा किया तो किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एलोरा का शरीर अधिक मूर्त होता जा रहा है, उसने मन ही मन नोट किया, और जितनी जल्दी हो सके अपने पद को बढ़ाने का उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। इवान के कब्जे में विनाश का हल्बर्ड विनाश के सच्चे हल्बर्ड की एक प्रतिकृति मात्र था जो प्राचीन के मकबरे के भीतर सील कर दिया गया था। एजरोथ ने उसे चेतावनी दी थी कि उसके पास एल्ड्रिच ऊर्जा के सच्चे स्रोत हल्बर्ड द्वारा सील किए गए के जागने से पहले केवल 6 साल हैं और ऐसा होने से पहले उसे मजबूत होने की आवश्यकता है। एक बार जब सील टूट गई और एल्ड्रिच ऊर्जा का सच्चा स्रोत उभर आया तो असली हल्बर्ड ऑफ द डिस्ट्रक्शन विनाश स्वयं ही इवान के पास वापस आ जाएगा क्योंकि यह आंतरिक रूप से एलोरा हेल्बर्ड की आत्मा से जुड़ा हुआ था। एलोरा का ईथर रूप और अधिक ठोस होता जा रहा था जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सील कमजोर हो रही थी और विनाश के हल्बर्ड की असली शक्ति धीरे धीरे उसके पास लौट रही थी। मुझे रैंक 6 तक पहुंचने की जरूरत है इससे पहले कि वहां जो कुछ भी सील किया गया है वह बाहर आए, इवान ने खुद से कहा और आह भरी। न केवल उसे इसके लिए तैयार होने की जरूरत थी बल्कि उसे माइथ्रेना से निपटने के लिए एक रणनीति भी तैयार करनी थी। काली आकृति के अनुसार इवान ने जिस सार्क्लोन को नष्ट किया था वह एल्व्स के पूर्वज का था जो वर्तमान में यूटोपिया में था। माइथ्रेना, एलिसिया, विंटरक्लाव, बैफोमेट, एल्ड्राकर और बहुत सारे अन्य। इतने सारे लोग मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं जबकि मैं इतना मिलनसार व्यक्ति हूँ, इवान ने सोचा। उसके चेहरे पर एक व्यथित भाव था। यह एहसास कि एजरोथ की हरकतों के कारण उसके कई दुश्मन उसके पीछे पड़े हैं उसकी हताशा को और बढ़ा दिया।
उसने फिर से आह भरी, थोड़ी देर के लिए अवसाद में डूब गया। कितना बोझिल जीवन है, वह एक ऊंचे पेड़ के सामने रुकते हुए बुदबुदाया। इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से आसपास के वातावरण को स्कैन किया और यह पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने अपने छाया भंडारण से एक चांदी के रंग का कागज निकाला और उसे पेड़ पर चिपका दिया। जिस क्षण कागज ने पेड़ को छुआ, वह हिलने लगा और उसके आधार पर एक पोर्टल दिखाई दिया। इवान ने वेलगोथ को पीछे आने का इशारा किया और पोर्टल में कदम रखा। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, पोर्टल ढह गया और चांदी का कागज राख में बिखर गया। पेड़ अपनी मूल विनम्र स्थिति में लौट आया। पोर्टल से बाहर निकलते हुए इवान ने अपने चेहरे पर हल्की हवा का झोंका महसूस किया, जिससे उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो ड्रैड्स की बंद दुनिया का परिचित दृश्य उसका स्वागत कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, उसे लगा कि उसकी पिछली कुंठाएं फीकी पड़ने लगी हैं। जब तक मैं पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाद कौन आता है। मैं उन्हें एक ही मुक्का मारकर उड़ा दूंगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी नज़र दूर की ओर चली गई, उसे लगा कि एक परिचित आभा आ रही है। इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ। जैसे ही इवान ने आगे देखा, हवा में हरे रंग की रोशनी की एक किरण तेजी से उसके स्थान की ओर बढ़ रही थी। कुछ सेकंड के भीतर वह किरण उससे कुछ मीटर दूर रुक गई और सिल्वन के परिचित व्यक्ति में बदल गई। जब इवान ने सिल्वन को देखा तो उसने हल्के आश्चर्य में भौहें उठाईं। अपनी शक्तियों के साथ सिल्वन बिना किसी व्यक्तिगत जांच के ड्रैड्स की बंद दुनिया में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आसानी से नजर रख सकता था। इसलिए वह उत्सुक था कि वह यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आया है। हालांकि इवान को यह उत्सुकतापूर्ण लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया और उसकी ओर चल दिया। लगता है कि तुम ठीक हो, बूढ़े आदमी, इवान ने टिप्पणी की, यह महसूस करते हुए कि सिल्वन की आभा उनकी पिछली मुलाकात के बाद से काफी मजबूत हो गई थी। सिल्वन, जो हाल ही में अपनी गंभीर चोटों से उबरा था, अब रैंक 6 कोर इवॉल्वर की स्थिर और प्रभावशाली उपस्थिति को दर्शाता था। उसका कोर अब उस नाजुक स्थिति में नहीं था जब इवान चला गया था और वह मध्यस्तर रैंक 6 के करीब था। अपने लिए बोलो, सिल्वन ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ में विस्मय का स्वर था। तुम्हें गए हुए कितना समय हो गया है? इतने कम समय में तुम पहले से ही मध्यस्तर रैंक 3 कोर इवॉल्वर बन गए हो। सिल्वन के हाव भाव ने उसके अविश्वास को प्रकट कर दिया। जब इवान चला गया था तब वह रैंक 2 के शिखर पर था, फिर भी वह शून्य ऊर्जा की अपनी सीमित समझ के कारण रैंक 3 तक आगे बढ़ने से बहुत दूर था। अब ऐसा लगा कि जैसे कुछ ही समय में इवान ने न केवल रैंक 3 हासिल कर ली थी, बल्कि पहले से ही अपने मध्य स्तर के चरणों तक पहुंच गया था। सिल्वन जैसे अनुभवी और प्राचीन व्यक्ति के लिए भी, जो हजारों वर्षों से जीवित था, इस तरह की वृद्धि लगभग अनसुनी थी। यह विसंगति ही थी जिसने सिल्वन को इवान की पहचान व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करने के लिए प्रेरित किया था। जब इवान ने ब्लेज के मामले में हस्तक्षेप किया था, तो वह ड्रैड्स की बंद दुनिया तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास था। क्षेत्र के चारों ओर निगरानी संरचनाओं के माध्यम से सिल्वन ने इवान को ब्लेज की मदद करते हुए देखा था। उसने ये भी देखा था कि इवान ने केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके रैंक 3 के पिशाचों को नष्ट कर दिया था। शुरू में सिल्वन ने मान लिया था कि यह इवान नहीं हो सकता। उसे संदेह था कि यह उसका रूप धारण करने वाला कोई धोखेबाज है। हालांकि जब उसने इवान की पहचान वाली छाया को वेलगोथ और रहस्यमयी बर्फ के कोकून की रखवाली करते देखा, तो उसके पास सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी सिल्वन को यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि इवान इतने कम समय में इतना बड़ा हो गया था। इस संदेह ने उसे इवान से आमने सामने मिलने के लिए मजबूर किया जब वह ड्रैड्स की बंद दुनिया में प्रवेश किया। इवान सिल्वन के हैरान भाव को देखकर थोड़ा मुस्कुराया, उसकी प्रतिक्रिया को मनोरंजक पाया। हालांकि उसे उसकी तेज प्रगति कम असाधारण और उसकी परिस्थितियों का अपरिहार्य परिणाम अधिक लगा। अगर मैं इतने सारे पागलपन भरे अनुभवों से गुजरने के बाद भी मध्य स्तर रैंक 3 तक नहीं पहुंच पाया, तो मैंने वास्तव में अपना जीवन बर्बाद कर दिया होगा, उसने सोचा। उसकी आंतरिक आवाज में एक शुष्क हास्य का संकेत था। क्षणिक चुप्पी को तोड़ते हुए इवान ने वेलगोथ की ओर इशारा किया, जो सख्ती से खड़ा था, स्पष्ट रूप से सिल्वन की छठी रैंक की उपस्थिति की दमनकारी आभा से अभिभूत था। मैं एक अतिथि लाया हूं, इवान ने कहा, उसका स्वर आत्मसंतुष्ट था क्योंकि उसने वेलगोथ की ओर इशारा किया। सिल्वन ने अपनी नज़र वेलगोथ पर घुमाई। हालांकि वह वेलगोथ की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा सका क्योंकि उसकी शक्ति सीलिंग के प्राइमर्डियल रून द्वारा सील की गई थी। उससे निकलने वाली एल्ड्रिच ऊर्जा के निशान स्पष्ट थे। एक एल्ड्रिच प्राणी, सिल्वन ने जिज्ञासा से अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा। तुमने उसे कहाँ पाया? यह एक लंबी कहानी है, इवान ने एक खारिज करने वाली लहर के साथ उत्तर दिया। वेलगोथ के करीब कदम रखते हुए उसने कहा, मैं उसे लाया क्योंकि वह हमारे लिए बेहद उपयोगी होगा। जैसे ही उसने बात की, इवान के शरीर पर जटिल पैटर्न बनने लगे।
ये पैटर्न मंद मंद चमकते हुए एक प्राचीन लगभग आदिम आभा को प्रकट करते थे जो दुनिया को सील करने में सक्षम लगती थी। सीलिंग के आदिम रून को सक्रिय करते हुए इवान ने वेलगोथ की शक्तियों को खोल दिया। इवान से निकलने वाली प्राचीन शक्ति को महसूस करते ही सिल्वन की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि उसका आश्चर्य जल्दी ही पूरी तरह से सदमे में बदल गया, क्योंकि वेलगोथ की आभा, जो शुरू में कमजोर और लगभग अगोचर थी, एक टूटते हुए बांध की तरह बढ़ गई। कुछ ही क्षणों में वेलगोथ की शक्ति रैंक 5 के शुरुआती स्तर पर स्थिर हो गई। क्या बकवास है, सिल्वन ने शुरू किया, लेकिन जब उसकी नज़र इवान पर वापस गई तो उसने खुद को पाया चुपचाप स्पष्टीकरण की मांग कर रहा था। इवान, सिल्वन की प्रतिक्रिया से अप्रभावित, वेलगोथ की ओर मुड़ने से पहले एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। उन्हें बाहर लाओ, उसने आदेश दिया। वेलगोथ ने सिर हिलाया और अगले ही पल उनके चारों ओर चांदी की रोशनी घूम गई। जैसे ही निथोर और अनगिनत अन्य शक्तिशाली एल्ड्रिच जीव वेलगोथ की अस्त व्यस्त दुनिया से उभरे, एक के बाद एक आकृतियां मूर्त रूप लेने लगीं। कुछ ही सेकंड में लगभग 1 लाख एल्ड्रिच जीव वेलगोथ के चारों ओर इकट्ठे हो गए। सिल्वन का जबड़ा ढीला पड़ गया, क्योंकि उसने इस भयावह दृश्य को देखा। कई क्षणों तक उसके पास शब्द नहीं थे। आखिरकार एक लंबी चुप्पी के बाद सिल्वन ने एक गहरी सांस ली और अपने मंदिरों को रगड़ा। मुझे बताओ, तुम क्या योजना बना रहे हो? नहीं रुको, इससे पहले दुनिया में तुमने इन सभी एल्ड्रिच जीवों को कहाँ पाया था? वास्तव में यह उनमें से केवल एक छोटा सा अंश है, इवान ने लापरवाही से उत्तर दिया। और भी करोड़ों हैं। क्या? सिल्वन की आवाज़ तेजी से बढ़ी, अविश्वास और हताशा का मिश्रण उसके स्वर को रंग दे रहा था। उसने इवान को ऐसे देखा जैसे कि युवा व्यक्ति ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया हो। तुम इतने सारे एल्ड्रिच जीवों को यहाँ क्यों लाओगे? मैं बाद में सब कुछ समझाऊंगा, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वे सीरोथ और दूसरे लावा दानवों के समान हैं जिन्हें हम पहले यहाँ लाए थे। वे भविष्य में हमारे लिए अमूल्य होंगे। इसके साथ ही इवान ने वेलगोथ को एल्ड्रिच जीवों को वापस बुलाने का इशारा किया। वेलगोथ ने आदेश को समझते हुए निथोर और अन्य लोगों को अपनी अराजक दुनिया में वापस बुलाया। ऐसा करते समय वेलगोथ ने उत्सुकता से चारों ओर नजर घुमाई। अब जब उसकी मुहर खुल गई थी तो वेलगोथ इस दुनिया में अंतर को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जबकि ड्रैग्स की बंद दुनिया में विश्वसार का घनत्व अजरागोथ दुनिया की तुलना में थोड़ा कम था, वह बिना किसी बाधा के दुनिया की सभी अवधारणाओं को समझ सकता था। इस बीच इवान ने वेलगोथ को अनदेखा कर दिया और सिल्वन की ओर मुड़ गया। अनास्तासिया, एशले और बाकी लोग कहाँ हैं? मैं अनास्तासिया के बारे में निश्चित नहीं हूँ, सिल्वन ने एक पल सोचने के बाद जवाब दिया। वह कुछ दिन पहले ये कहकर चली गई थी कि उसे कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। एशले के बारे में? सिल्वन ने कुछ देर के लिए विराम लिया, ये स्वीकार करने में अनिच्छुक कि उसने उसे युद्ध के मैदान में स्क्रैप इकट्ठा करने के लिए भेजा था। इसके बजाय उसने कहा, वह कुछ टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को बनाए रखने के लिए बाहर गई थी। उसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। मैं समझ गया, इवान ने सिर हिलाते हुए कहा। अनास्तासिया के संभावित ठिकाने को जोड़ते समय उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव उभरा। मैंने उससे ड्रैगन द्वीप के केंद्रीय द्वीप के नीचे क्या है इसकी जांच करने के लिए कहा था। वह वहां गई होगी, उसने निष्कर्ष निकाला। चलो उनके लौटने का इंतजार करते हैं ताकि हम चर्चा कर सकें, इवान ने शुरू किया, लेकिन सिल्वन ने अचानक अपनी नज़र दूर की ओर घुमाई और हल्के से मुस्कुराया। सिल्वन ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे पहले ही वापस आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि हमें इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, सिल्वन ने कहा, उसकी आवाज़ में मज़ा था। वे पहले ही वापस आ चुके हैं। इवान ने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जिस दिशा में सिल्वन देख रहा था और उसने हवा में फैलती चांदी सफ़ेद लहरों को देखा। अचानक उस क्षेत्र में जगह विकृत हो गई और कुछ ही क्षणों बाद अनास्तासिया और एशले व्यवधान से बाहर निकल आए। एलोरा, जो बर्फ के कोकून के ऊपर बैठी थी, अनास्तासिया को देखते ही तुरंत खड़ी हो गई और उत्सुकता से अपने हाथों को उसकी ओर लहराया। माँ, मैंने 8 महिलाओं की आंखों में चुभन पैदा कर दी है। एलोरा अपनी रिपोर्ट खत्म करने और अपना इनाम मांगने से पहले अनास्तासिया काली रोशनी की एक लकीर में बदल गई और सिल्वन के सामने भूत की तरह प्रकट हुई। अनास्तासिया के अचानक प्रकट होने से चौंक कर सिल्वन ने कहा, क्या? लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, धमाका एक मुट्ठी उसके चेहरे पर लगी जिससे वह रॉकेट की तरह पीछे की ओर उड़ गया। रुको एक मिनट प्रिय, मैं इस आदमी को सबक सिखाने के बाद तुम्हारा इनाम तैयार करूंगी, अनास्तासिया ने एलोरा से कहा, जिसके हाथ अभी भी उम्मीद से उठे हुए थे। बिना किसी झटके के वह सिल्वन के पीछे भागी, जो अभी भी उसके मुक्के की ताकत से हवा में लड़खड़ा रहा था। इवन और वेलगोथ सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर दृश्य को देखते हुए ठंडे पसीने में डूब गए। यह मृत्यु देवी कौन है? वेलगोथ हकलाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी और वह पूरी तरह से हैरान था कि सिल्वन, एक रैंक 6 कोर रिवॉल्वर को इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा था। इवान ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन खुद को शब्दों के लिए खोया हुआ पाया। अंत में
वह एशले की ओर मुड़ा, चुपचाप स्पष्टीकरण मांग रहा था। एशले ने असहाय होकर आह भरी, इवान के अनकहे सवाल को समझते हुए। अपनी स्टोरेज रिंग से उसने अपना संचार क्रिस्टल निकाला और उसे उसके पास फेंक दिया। इवान ने सिल्वन द्वारा एशले को पहले भेजे गए संदेशों को स्कैन किया और तुरंत महसूस किया हताश। ये बूढ़ा आदमी, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह बहुत बूढ़ा है, लेकिन एक बुद्धिमान बुजुर्ग की तरह काम करने के बजाय वह एक लापरवाह युवा स्वामी की तरह व्यवहार करता है जो लगातार मौत को दावत देता है। उसने संचार क्रिस्टल को वापस एशले को सौंप दिया और फिर उत्सुक भाव से उसकी ओर मुड़ा। मैंने सुना है कि तुम कुछ टेलीपोर्टेशन संरचनाओं की मरम्मत करने के लिए बाहर गए थे। क्या सब ठीक है? इवान ने पूछा, जानबूझकर दूर से आ रही सिल्वन की पीड़ा भरी चीखों को अनदेखा करते हुए। एशले एक पल के लिए झिझकी, उसका चेहरा क्षण भर के लिए भ्रम से भर गया क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि इवान किस बारे में बात कर रहा था। वह टेलीपोर्टेशन संरचनाओं की मरम्मत नहीं कर रही थी, वह युद्ध के मैदान में स्क्रैप इकट्ठा कर रही थी। वह बूढ़ा आदमी मेरी गरिमा की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। उसने अचानक सोचा और तुरंत अपना सिर हिला दिया। हाँ, कुछ टेलीपोर्टेशन संरचनाएं ठीक से काम नहीं कर रही थीं, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं थी। मैं समझ गया, इवान ने सोच समझकर सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो, उसने पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनास्तासिया ड्रैगन द्वीप पर गई थी, है न? चूंकि तुम उसके साथ वापस आए हो, तो क्या तुम भी वहां गए थे? एशले ने फिर सिर हिलाया। जब मैं फॉर्मेशन की मरम्मत कर रहा था, स्क्रैप इकट्ठा कर रहा था, तो मुझे अनास्तासिया से एक संदेश मिला। उसने कहा कि ड्रैगन एल्ड्राकर को प्राचीन के मकबरे से बचाने के लिए एक खाली सुरंग खोलने की कोशिश कर रहे थे और मुझे इसे नष्ट करने में मदद करने के लिए कहा। एशले ने फिर सब कुछ विस्तार से बताया, जिसमें ड्रोजन द्वारा पकड़े जाने और एलिस्टेयर नाइटफॉल के ड्रैगन द्वीप पर दिखाई देने की बात शामिल थी। जानकारी को संसाधित करते समय इवान ने एक भान उठाए, उसके चेहरे पर एक चिंताजनक भाव था। ऐसा लगता है कि एल्ड्राकर और बैफोमेट की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, उसने कहा। एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। वह खुश था कि एशले ने एल्ड्राकर को बचाने के लिए ड्रैगन द्वारा बनाई गई खाली सुरंग को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि मैंने सुरंग को नष्ट कर दिया, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि वे एक और सुरंग बनाने की कोशिश करेंगे, एशले ने कहा। इवान ने सिर हिलाया, उसके आकलन से सहमत होते हुए, क्योंकि वह जानता था कि ड्रैगन इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वैसे, ये बर्फ का कोकून क्या है जो आप ले जा रहे हैं? एशले ने पूछा, उसकी नज़र कोकून पर पड़ रही थी। इससे निकलने वाली ठंडी ऊर्जा बहुत बड़ी मुसीबत। बड़ी मुसीबत का एक थैला, इवान ने सिर हिलाते हुए आह भरते हुए उत्तर दिया। मुसीबत का एक थैला, एशले ने दोहराया, उसकी बाहें भ्रम में उठी हुई थीं। जब दूसरे लोग वापस आ जाएंगे तो मैं सब कुछ समझा दूंगी। उन्हें इस टाइम बम के बारे में भी सुनना होगा, इवान ने दूर की ओर देखते हुए कहा, जहां सिल्वन को अभी भी अनास्तासिया द्वारा चीर गुड़िया की तरह इधर उधर फेंका जा रहा था। क्या यह आदमी बर्फ के कोकून से संबंधित है? एशले ने वेलगोथ की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो लड़ाई को देख रहा था, उसके सामने हो रही अराजकता से चकित था। नहीं, लेकिन वह बर्फ के कोकून जितना ही महत्वपूर्ण है, इवान ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। एशले ने अपना सिर हिलाया, मंद मंद मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि जब आप बाहर गए थे तो बहुत कुछ हुआ है। वास्तव में, इवान ने असहाय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मेरे समय के दौरान मेरे साथ कई बेतुकी चीजें हुईं। अगर वे चीजें नहीं हुई होती तो आप शायद इतनी जल्दी मध्य स्तर रैंक 3 तक नहीं पहुंच पाते, एशले ने टिप्पणी की। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। सिल्वन की तरह, वह भी इवान की तेजी से प्रगति से स्तब्ध थी। इवान ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय एलोरा की ओर देखा, जो एनास्तासिया को सिल्वन को पीटते हुए देखकर वह और भी अधीर हो रही थी। वह वास्तव में अपनी जंबो दावत के लिए उत्सुक है, उसने अपने आप से सोचा, और एक सरल इशारे के साथ उसने अपने छाया भंडारण से कई कपास कैंडीज निकाली और उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एलोरा को भेज दिया। यहाँ, अभी इन्हें खाओ, उसने कहा, ये देखते हुए कि कॉटन कैंडी को देखकर एलोरा की आंखें खुशी से चमक उठीं। जब वे एनास्तासिया और सिल्वन के लौटने का इंतजार कर रहे थे, इवान के दिमाग में एक विचार आया और वह एशले की ओर मुड़ा। वैसे, सीड कहाँ है? मैंने सुना है कि वह कुछ दिन पहले रैंक 3 में पहुंचने की तैयारी कर रहा था, एशले ने जवाब दिया। तुम क्यों पूछ रहे हो? इवान ने खबर सुनकर भौहें चढ़ाईं। वह आश्चर्यचकित था कि सीडर एक सफलता के करीब था, खासकर तब जब प्राचीन के मकबरे में सीडर ने अपना अधिकांश समय अपने लिए संसाधन जुटाने के बजाय सिल्वन के लिए विश्वकोर प्लांट की खोज में बिताया था। आश्चर्यचकित होने के बावजूद इवान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह एशले के करीब झुका और अपनी आवाज़ कम कर दी। मैं आखिरकार काला को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। मैं आखिरकार काला को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। जब एशले ने इवान के शब्द सुने तो उसकी अभिव्यक्ति जम गई और उसका दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह से खाली हो गया। हालांकि उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह इवान को एक हैरान भाव से देख रही थी।
क्या तुम गंभीर हो? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में अविश्वास और तत्परता का मिश्रण था। जब इवान प्राचीन के मकबरे से लौटा था और उन्हें काला की मृत्यु के बारे में बताया था, तो अनास्तासिया ने उल्लेख किया था कि इवान के लिए भविष्य में उसे पुनर्जीवित करना असंभव नहीं होगा। उस समय अनास्तासिया ने जो कहा उसके बारे में सभी को संदेह था। आखिरकार किसी को वापस जीवन में लाना कोई छोटी बात नहीं थी, ये प्रकृति के नियमों की अवहेलना करने जैसा था। हालांकि इवान की अनूठी पहचान और उसकी क्षमताओं की विशाल क्षमता को जानते हुए उन्होंने खुद को आशा की एक किरण दी थी। फिर भी उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। शायद जब इवान रैंक 6 पर पहुंचे, या रैंक 6 के शिखर पर भी, तो वह इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अब उसे प्राचीन के मकबरे से बाहर आए हुए कुछ ही महीने हुए थे और वह अभी तक रैंक 4 को रिवॉल्वर भी नहीं था। इसलिए उसे यह कहते हुए सुनकर कि वह पहले से ही काला को पुनर्जीवित कर सकता है, एशले को अंदर तक झटका लगा। एक पल के लिए उसने ये भी सोचा कि क्या वह मजाक कर रहा है, और यदि ऐसा है तो ये बेहद खराब स्वाद वाला मजाक था। एशले की तीव्र अभिव्यक्ति को देखकर इवान समझ गया कि वह क्या सोच रही थी, इसलिए उसने गंभीरता से सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में बोला, क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह की किसी चीज़ के बारे में मजाक करूंगा? एशले ने एक गहरी सांस ली, खुद को स्थिर किया क्योंकि उसे लगा कि उसके सीने में उत्साह की चिंगारी जल रही है। ड्रार्ड्स की संख्या बहुत कम थी और एशले उनमें से लगभग सभी को व्यक्तिगत रूप से जानती थी। उसके लिए काला, सीडर और अन्य छोटे ड्रार्ड्स भाई बहन की तरह थे और काला को वापस लाने के विचार ने उसे अत्यधिक खुशी से भर दिया। खुद को रोक पाने में असमर्थ, उसने इवान का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो उसे तुरंत पुनर्जीवित करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज़ प्रत्याशा से कांप रही थी क्योंकि चांदी की रोशनी उसके चारों ओर चमक रही थी। ये देखकर कि एशले उसे लड़ाई के दृश्य से दूर टेलीपोर्ट करने वाला था ताकि वह चल रही लड़ाई से प्रभावित हुए बिना काला को पुनर्जीवित कर सके, इवान ने जल्दी से उसे रोक दिया। एक पल रुको, उसने उसे शांत करने के लिए अपना हाथ उठाते हुए धीरे से कहा। उसे पुनर्जीवित करने से पहले मुझे कुछ नकारात्मक बिंदु समझाने की ज़रूरत है। इवान के शब्दों को सुनकर एशले की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला क्योंकि वह जानती थी कि किसी को पुनर्जीवित करना एक सरल, सीधी प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसकी कोई कीमत या परिणाम तो होने ही चाहिए। कौन से नकारात्मक बिंदु? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में घबराहट का भाव था। एशले की बेचैनी को देखकर इवान थोड़ा मुस्कुराया, उसे आश्वस्त करने की कोशिश की और नर्म आवाज़ में बोला, आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में मैंने सभी संभावित समस्याओं के लिए पहले से ही समाधान तैयार कर लिए हैं, लेकिन मुझे पहले सभी के साथ उन पर चर्चा करने की ज़रूरत है। ये पहली बार है जब मैं ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता कि मेरे द्वारा सोचे गए समाधान सही हैं या नहीं। एशले ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था, लेकिन उसने उसके तर्क के पीछे के तर्क को स्वीकार किया। उसे पता था कि वह चीज़ों को जल्दी करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसने सिर हिलाया, उसका ध्यान अनास्तासिया और सिल्वन के बीच चल रही लड़ाई की ओर गया, या बल्कि सिल्वन को मिल रही क्रूर एकतरफा पिटाई की ओर। चल रही अराजकता को देखते हुए एशले के चेहरे पर जलन झलक उठी। अरे, हमें इतनी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन ये दो बेवकूफ़ अभी भी बिना किसी कारण के लड़ रहे हैं, उसने स्पष्ट रूप से नाराज़ होकर कहा। तुम आगे बढ़कर उन्हें क्यों नहीं रोकती? इवान ने धीमी आवाज़ में सुझाव दिया। उसके सुझाव पर एशले का मुंह फड़क उठा। उसने युद्ध से उठती शक्तिशाली तरंगों को महसूस किया और तुरंत अपने हाथ की एक लहर से इस विचार को खारिज कर दिया। उस बूढ़े आदमी को उसकी पिटाई सहने दो, शायद इसके बाद वह आखिरकार ठीक से सोचना शुरू कर देगा और इस तरह के स्टंट नहीं करेगा, उसने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। इस पिटाई के बाद वह शायद लंबे समय तक बिस्तर पर रहेगा, और किस्मत से उसके पास मुझे युद्ध के मैदान में स्क्रैप इकट्ठा करने के लिए भेजने की ऊर्जा नहीं होगी, उसने सोचा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। आधे घंटे बाद आखिरकार लड़ाई खत्म हो गई। अनास्तासिया आसमान में खड़ी होकर सिल्वन को देख रही थी, जो गहरे गड्ढे के बीच में फैला हुआ पड़ा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और पहचान से परे चोट लगी थी। उसकी आंखों के चारों ओर हल्के बैंगनी निशान थे, उसकी नाक से खून बह रहा था और वह पूरी तरह से बेजान अवस्था में पड़ा था। इवान और एशले सावधानी से गड्ढे की ओर बढ़े और जब उन्होंने सिल्वन की हालत देखी तो दोनों ने गहरी सांस ली। मैं आपको सलाह दूंगी कि भविष्य में कोई भी बेवकूफ़ी करने से बचे, एशले ने इवान को एक तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा। अन्यथा आप भी उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं, घरेलू हिंसा के कारण। इवान ने जोर से सांस ली, धीरे से सिर हिलाया। वह पृथ्वी पर नहीं था जहां वह घरेलू हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सकता था, और भले ही यूटोपिया में पुलिस बल जैसा कुछ हो, उसे संदेह था कि वे अनास्तासिया के साथ हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेंगे। अब मुझे समझ में आया कि महिलाओं को डरावना प्राणी क्यों कहा जाता है, उसने घबराकर एलोरा की ओर देखा।
उसे चिंता थी कि उसके मासूम शब्द अनजाने में उसे अनास्तासिया के साथ मुसीबत में डाल सकते हैं। इस बीच एलोरा ने देखा कि सज़ा सत्र समाप्त हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से बची हुई कॉटन कैंडी अपने मुंह में भर ली, फिर एक बार फिर अपने हाथ ऊपर उठाए। माँ, मैंने 8 महिलाओं के मट्ठे को चूसा है, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसके शब्द उसके मुंह में कॉटन कैंडी की वजह से दब गए। एनास्तासिया ने अपनी बेटी को देखकर धीरे से मुस्कुराया, उसे बर्फ के कोकून के ऊपर से उठाकर इवान के पास ले गई। प्यारी, मुझे इन महिलाओं के बारे में और बताओ जिनका तुमने उल्लेख किया है, अनास्तासिया ने नर्म मीठी आवाज में कहा, हालांकि उसकी आंखें इवान की ओर एक स्पष्ट चमक के साथ घूम रही थीं। एवन ने उसकी नज़र को देखते हुए अपना संयम बनाए रखा, शांति से उसकी नज़रों का सामना किया। उसे लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसलिए उसे डरने की कोई वजह नहीं है। हालांकि जब एलोरा अनास्तासिया के करीब झुकी और उसके कान में फुसफुसाया तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। पहली महिला जिसकी आंखों में मैंने देखा वह पिताजी की पुरानी दोस्त थी। जैसे ही पिताजी ने उसे देखा, उन्होंने उसका अपहरण कर लिया और उसे दुनिया के एक कोने में ले गए जहां कोई नहीं था और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। पहली महिला जिसकी आंखों में मैंने देखा वह पिताजी की पुरानी दोस्त थी। जैसे ही पिताजी ने उसे देखा, उन्होंने उसका अपहरण कर लिया और उसे दुनिया के एक कोने में ले गए जहां कोई नहीं था और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। जब इवान ने एलोरा की बातें सुनी तो उसका चेहरा बदल गया और वह अविश्वास से उसे देखने लगा। क्या शैतान है, उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा जैसे वह जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जैसे ही शुरुआती झटका कम हुआ, इवान को याद आया कि जब वह वैलेरी से मिला था तब क्या हुआ था, और उसकी आंखें अजीब हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एलोरा पूरी तरह से गलत नहीं थी। वह सही थी कि जिस पहली महिला की आंखों में उसने देखा वह वास्तव में उसकी पुरानी दोस्त थी। वह इस बारे में भी सही थी कि उसने वैलेरी का तुरंत अपहरण कर लिया और उसे अटलांटिक में ले गया, दुनिया का एक दूरस्थ और उजाड़ कोना, उसके भीतर छिपी एक आत्मा को देखने के बाद उसके साथ बुरा काम करने के लिए। खैर, अगर किसी का अपहरण करना और फिर उसे मौत के कगार पर पीटना बुरा माना जाता है तो हाँ, उसने निश्चित रूप से ऐसा किया था। अचानक इवान को एहसास हुआ कि एलोरा ने अनास्तासिया को जो कुछ भी बताया था वह तथ्यात्मक रूप से सही था। लेकिन किसी कारण से, जिस तरह से उसने इसे कहा था, उसने अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया। लानत है, जब हम पृथ्वी पर थे तो मुझे उसे एनीमे से परिचित नहीं कराना चाहिए था। केवल उन गड़बड़ एनीमे शो में ही लोग इस तरह का उपयोग करते हैं, ऐसी भाषा जो गलतफहमियों को जन्म देती है, उसने कड़वाहट से सोचा। जैसे ही वह अपना बचाव करने वाला था, कितना अच्छा खिलाड़ी है, सिल्वन की दबी हुई आवाज़ ने उसके विचारों को बाधित करते हुए कहा। इवान ने आवाज़ की ओर रुख किया और देखा कि सिल्वन गड्ढे में पड़ा हुआ है, मुश्किल से हिल पा रहा है, फिर भी उसे अंगूठा दिखा रहा है। ये देखकर इवान का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आसपास से मलबे और कीचड़ का ढेर इकट्ठा किया और उसे उस गड्ढे में फेंक दिया जिसमें सिल्वन लेटा हुआ था, जिससे वह पूरी तरह दब गया। उसे अभी अभी अच्छी तरह पीटा गया है, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ रहा है, इवान ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए एश्ले की ओर सिर घुमाते हुए बड़बड़ाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह स्तब्ध रह गया क्योंकि एश्ले भी उसे अंगूठा दिखा रही थी। हालात को और ख़राब करने के लिए उसने एक उच्च स्तरीय उपचार की गोली भी निकाली और उसे पेश की। हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े अगर आपको घरेलू हिंसा के दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसने गंभीर आवाज़ में कहा। जब इवान ने उसके हाथ से गोली छीनी तो उसके माथे पर काली रेखाएं बन गईं। फिर भी उसने बिना कुछ कहे उसे सावधानी से अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। एक तरफ निजी भावनाएं, दूसरी तरफ मुफ्त चीज़ें, उसने दृढ़ता से सोचा। वह इतना छोटा नहीं था कि सिर्फ इसलिए किसी उपयोगी चीज़ को मना कर दे क्योंकि वह नाराज़ था। इसके अलावा, जबकि उसकी उपचार क्षमताएं अच्छी थीं, खेलने के लिए एक अतिरिक्त कार्ड रखना कभी भी बुरा विचार नहीं था, अगर उसे अनास्तासिया के हाथों वास्तव में तकलीफ हो। गोली को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के बाद इवान ने अपना ध्यान वापस एलोरा की ओर लगाया, जिसने उन अन्य महिलाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया था जिनकी आंखों में उसने चुभन की थी। सौभाग्य से दूसरों के बारे में उसका वर्णन सामान्य था और उसने उसे और बदनाम नहीं किया। जब एलोरा ने बोलना समाप्त किया तो उसने अनास्तासिया की ओर उम्मीद से देखा, उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। उसकी नज़र साफ थी, वह प्रशंसा चाहती थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी 8 जंबो चाहती थी दावतें। अच्छा काम प्रिय, मैं घर पहुंचते ही तुम्हारा इनाम तैयार कर दूंगी, अनास्तासिया ने एलोरा के सिर पर प्यार से थपथपाते हुए कहा। उसने इवान की ओर देखा, जो एक अस्पष्ट, भावहीन चेहरे के साथ पास में खड़ा था। एलोरा की आंखें अनास्तासिया के वादे पर खुशी से चमक उठीं और वह प्रत्याशा में थोड़ा लार टपकाने लगी। लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने अपनी नज़र वेलेरी वाले बर्फ के कोकून की ओर घुमाई। वह एक पल के लिए कोकून को देखती रही, फिर अपनी दोषी नज़रों को इवान की ओर घुमाती रही।
अनास्तासिया को कसकर गले लगाते हुए वह फिर से फुसफुसाने के लिए उसके करीब झुकी। माँ, जिस पहली महिला की मैंने आंखें फोड़ दी थीं, वह उस बर्फ के गोले के अंदर सो रही है, एलोरा ने धीरे से कहा। फिर एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने घबराई हुई नज़र से इवान की ओर देखा, उसके हिलते हुए भावहीन चेहरे को देखा। अनास्तासिया को और भी कसकर पकड़ते हुए उसने कहा, उसे यहाँ लाते समय पिता बहुत सावधान थे, मानो उसे चोट पहुँचाने से डरते हों। उसने किसी और को उसके पास नहीं आने दिया। ओह, अनास्तासिया ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा थी और उसकी आंखें सिकुड़कर बर्फ के कोकून पर केंद्रित हो गईं। अनास्तासिया की बढ़ती दिलचस्पी को भांपते हुए एलोरा ने और अधिक पाने के लिए इस मौके का फ़ायदा उठाया। माँ, जब से मैंने तुम्हें ये रहस्य बताया है, क्या तुम जंबो दावतों की संख्या 10 तक बढ़ा सकती हो? उसने पूछा, उसकी आंखें चमक रही थीं। कितनी अच्छी बेटी है, इवान ने अचंभित भाव से सोचा। उसने मुझे सिर्फ कुछ अतिरिक्त भोजन पाने के लिए बेच दिया। उसमें विश्वासघात की गहरी भावना भर गई। अचानक उसे लगा कि एलोरा पहले जैसी प्यारी नहीं रही। मैंने उसे एनीमे से परिचित कराकर बर्बाद कर दिया। बहुत ज़्यादा एनीमे देखने से वह एक छोटी सी खतरनाक बन गई है जिसे अब मेरी कोई परवाह नहीं है, उसने मन ही मन विलाप किया। मैं जितनी चाहे उतनी जंबो दावतें बनाऊंगी, अनास्तासिया ने एलोरा को आश्वस्त करते हुए उसे धीरे से नीचे उतारा। घर वापस जाओ और मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। एलोरा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने इवान को आखिरी बार दोषी नज़र से देखा और फिर मुस्कुराकर गायब हो गई। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे खाने के लिए कुछ त्याग करने पड़ते हैं। इवान का मुंह उसके खुलेआम विश्वासघात से फड़क उठा, उसे गायब होते देख। क्या वह वाकई तुम्हारी दोस्त है? अनास्तासिया ने पूछा। आखिरकार उसने अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ते हुए बर्फ के कोकून के पास पहुंचा। इवान ने सख्ती से सिर हिलाया। हाँ, वह अरोरा दुनिया से है, वह निचली दुनिया जहां से मैं यूटोपिया पहुंचने से पहले आया था। अनास्तासिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ कोकून पर रखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसे उससे निकलने वाली तीव्र ठंड महसूस हुई। हालांकि उसने ठंड को नज़रअंदाज किया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से कोकून को स्कैन किया। उसकी गहरी एकाग्रता को देखते हुए इवान बेचैन हो गया। उसे डर था कि वह वैलेरी के साथ कुछ कर सकती है। उसने जल्दी से कहा, वह बस एक सामान्य दोस्त है। उस छोटे शैतान ने तुम्हें जो बताया वैसा कुछ भी नहीं है। अनास्तासिया ने उसके जल्दबाजी भरे स्पष्टीकरण पर अपनी आंखें घुमाईं। कोकून से अपना हाथ हटाते हुए उसने अपना आध्यात्मिक स्कैन रोक दिया और इवान की ओर मुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। तुम्हारे इस दोस्त के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके शब्दों पर इवान की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मेरा मतलब बिल्कुल वही है जो मैंने कहा। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह मर रही है। मर रही है। इवान ने अनास्तासिया के शब्दों को सुनकर भौहें सिकुड़ी और गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम गंभीर हो? अनास्तासिया ने इवान की बात सुनकर अपनी आंखें घुमाईं और दुखी होकर जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं गंभीर हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दोस्त की मौत के बारे में मजाक करूंगा? अनास्तासिया की बात सुनकर इवान ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके बर्फ के कोकून को स्कैन किया। हालांकि इससे निकलने वाली अत्यंत ठंडी ऊर्जा के अलावा इतनी ठंडी कि यह उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों को भी जमा देने में सक्षम लग रही थी, उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। वह वैलेरी की जीवन शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जो आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। सामान्य शुरुआती स्तर के रैंक 2 को रिवॉल्वर से भी अधिक और आश्चर्यजनक रूप से ये लगातार बढ़ रही थी, मध्य स्तर रैंक 2 की ओर बढ़ रही थी। जब इवान ने ये देखा तो वह पूरी तरह से चकित रह गया और समझ नहीं पाया कि अनास्तासिया ने क्यों कहा कि वैलेरी मर रही है। उलझन में उसने एक बार फिर अनास्तासिया को देखा। उसकी अभिव्यक्ति सवालों से भरी थी। इवान की उलझन भरी नज़र देखकर अनास्तासिया ने पूछने से पहले एक पल सोचा। एस रैंक से रैंक 1 तक पहुंचने के लिए उसने किस विधि का उपयोग किया? क्या उसने स्रोत गोली का उपयोग किया जिसका उपयोग यूटोपिया में लोग चढ़ने के लिए करते हैं, या क्या वह आपकी तरह टॉवर ऑफ असेंशन पर निर्भर थी? नहीं, इवान ने अपना सिर हिलाया। यह एलिसिया ही थी जिसने उसे रैंक 1 पर पदोन्नत होने में मदद की। उन्होंने बताया कि कैसे एलिसिया ने विंटरक्लॉ द्वारा भेजे गए उच्चस्तरीय कोर इवॉल्वर्स के खिलाफ लड़ने के लिए पृथ्वी पर जीवन के पेड़ के प्रेत को बुलाया था। उस दौरान उसने वैलेरी सहित पृथ्वी के लोगों को रैंक 1 पर पदोन्नत करने के लिए जीवन के पेड़ की शक्ति का उपयोग किया था। इवान ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल वैलेरी को बाद में कोई समस्या हुई, जबकि अन्य को सफलतापूर्वक पदोन्नत किया गया। इससे संकेत मिलता है कि जीवन के पेड़ की पदोन्नति पद्धति में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं था। जीवन का पेड़। अनास्तासिया और एशले दोनों ही उसके स्पष्टीकरण को आत्मसात करते हुए स्तब्ध थे, उसे सदमे में देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि जीवन का पेड़ लोगों को रैंक 1 पर सफलतापूर्वक पदोन्नत कर सकता है, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि इसमें ऐसी क्षमताएं हैं।
वास्तव में सिल्वन की गुफा में स्थित विश्व वृक्ष में भी एस रैंकर्स को रैंक 1 कोर इवॉल्वर्स में पदोन्नत करने की क्षमता है, बिना किसी स्रोत गोली की आवश्यकता के। हालांकि उन्हें खुद एलिसिया ने चौंका दिया। उन्हें नहीं पता था कि अपनी मृत्यु से पहले एलिसिया एलिस्ट्रिया की सार क्लोन थी और अब वह आंशिक रूप से जीवन के वृक्ष को नियंत्रित कर सकती है। यह हास्यास्पद है, एशले ने अपने चेहरे पर एक चकित भाव के साथ कहा। एलिसिया के बारे में उसकी धारणा पूरी तरह से बदल गई। पहले उसने एलिसिया को एक पागल के अलावा कुछ नहीं माना था जो शाप देना और परेशानी खड़ी करना पसंद करती थी। लेकिन अब जब उसे पता चला कि एलिसिया एलिस्ट्रिया की सार क्लोन थी और इवान ने अपने कौशल का उपयोग करके उसे एक छाया मरे हुए में बदल दिया था, तो एशले उसे गंभीरता से लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे एहसास हुआ कि अगर एलिसिया को किसी तरह एलिस्ट्रिया का ज्ञान विरासत में मिल गया तो उसकी ताकत अथाह हो जाएगी। एनास्तासिया भी एलिसिया के बारे में इस खुलासे से उतनी ही हैरान थी, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान इवान द्वारा बताई गई किसी और बात पर चला गया। विंटरिक्लॉ ने इस लड़की को पकड़ने के लिए पृथ्वी पर अंतरिक्ष के द्वार खोले हैं। उसने बुदबुदाया, उसकी निगाहें बर्फ के कोकून पर विचारपूर्वक टिकी रहीं। इवान ने एनास्तासिया की बुदबुदाहट या एशले के विचारों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने एनास्तासिया से फिर पूछा, क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि तुम क्यों कह रही हो कि वह मर रही है? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने से कुछ महीने पहले उसे एक सूचना मिली थी कि उसे अपने कोर को मोनाक कोर में बढ़ावा देने के लिए आइस मोनाक के स्रोत को अवशोषित करने की आवश्यकता है? एनास्तासिया ने पूछा। हाँ, इवान ने सिर हिलाकर पुष्टि की। एनास्तासिया की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम समझती हो कि किसी और के स्रोत को अवशोषित करने का क्या मतलब है? इवान ने उसकी गंभीर आवाज पर एक भान उठाए और अपना सिर हिलाया। एशले, जो उतनी ही अनभिज्ञ थी, ने भी अपना सिर हिलाया। एनास्तासिया उनकी अज्ञानता से आश्चर्यचकित नहीं हुई। गहरी सांस लेते हुए उसने समझाना शुरू किया, किसी और के स्रोत को आत्मसात करने का मतलब है कि आपको दूसरे पक्ष के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाना चाहिए। उनकी जीवन शक्ति, रक्तरेखा, शरीर और आत्मा, सब कुछ। किसी और के स्रोत को अपनाने के लिए आपको इसे पूरी तरह से आत्मसात करना होगा और अपने साथ एकीकृत करना होगा। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? इवान ने उलझन में स्वर में पूछा। हालांकि प्रक्रिया जटिल लग रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि एनास्तासिया इतनी चिंतित क्यों लग रही थी। उसकी समझ की कमी पर एनास्तासिया का मुंह फड़क उठा। जवाब देने के बजाय उसने उससे अपना एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है अगर शेर गोरिल्ला के स्रोत को अवशोषित करने की कोशिश करे तो क्या होगा? अजीब सवाल पर इवान की आंखें झपक गईं। उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, लेकिन आखिरकार उसने अपना सिर हिला दिया, जवाब के बारे में अनिश्चित। एनास्तासिया ने आह भरी जब उसने उसे अपना सिर हिलाते हुए देखा और उसे समझाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वह यह एक कल्पना बन जाएगा, एशले ने अचानक हस्तक्षेप किया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे अतीत में सामना किए गए कुछ राक्षसों की याद आ गई। बिल्कुल, एनास्तासिया ने एशले की ओर सिर हिलाते हुए पुष्टि की। अगर कोई व्यक्ति किसी और के स्रोत को अवशोषित करने की कोशिश करता है तो वह कल्पना बन जाएगा। कल्पना, इवान ने दोहराया, स्तब्ध। आपका मतलब उन राक्षसों से है जो अलग अलग प्राणियों के संयोजन की तरह दिखते हैं? हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी और के केवल हिस्से को अवशोषित करता है, जैसे कि उसका रक्त या आत्मा, तो यह कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वे किसी दूसरे व्यक्ति के पूरे स्रोत को अवशोषित करने का प्रयास करते हैं तो उनका मूल स्रोत अस्थिर हो जाएगा और उनकी जाति सबसे अधिक संभावना एक कल्पना में बदल जाएगी। क्या होगा अगर वह व्यक्ति उसी प्रजाति के किसी व्यक्ति के स्रोत को अवशोषित करता है, जैसे कोई इंसान दूसरे इंसान के स्रोत को अवशोषित करता है? इवान ने पूछा। ये वही है, एनास्तासिया ने जवाब दिया। एक व्यक्ति के पास केवल एक ही स्रोत हो सकता है। यदि वे किसी दूसरे को अवशोषित करने का प्रयास करते हैं तो उनका मूल स्रोत अस्थिर हो जाएगा और वे लगभग निश्चित रूप से एक चिमेरा में बदल जाएंगे। इवान की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह उसके शब्दों को समझ रहा था। क्या आप ये कह रहे हैं कि यदि वैलेरी भविष्य में आइस मोनाक के स्रोत को अवशोषित करती है तो वह एक चिमेरा में बदल जाएगी? सबसे अधिक संभावना है, एनास्तासिया ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन एक अपवाद है। वह रुकी, उसकी नज़र बर्फ के कोकून पर चली गई। यदि वह जिस स्रोत को अवशोषित करती है वह उसी व्यक्ति से उत्पन्न होता है तो वह चिमेरा में नहीं बदलेगी। वह कल्पना में नहीं बदलेगी। यदि वह जिस स्रोत को अवशोषित करती है वह उसी व्यक्ति से उत्पन्न होता है। उसी व्यक्ति से उत्पन्न हुआ, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा। एनास्तासिया के शब्दों ने स्मृति को ट्रिगर किया। उसे अचानक वह सपना याद आ गया जिसके बारे में वैलेरी ने उसे बताया था। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था, उसने सोचा। फिर उसने एनास्तासिया को वैलेरी द्वारा देखे गए सपने के बारे में बताया जिसमें उसने एक छोटी लड़की प्राइमोडियल लोली को एक आदमी द्वारा बेरहमी से पीटा हुआ देखा, जिसके बारे में इवान को संदेह था कि वह एजरोथ था जिसने उस पर सेवन नामक कौशल का इस्तेमाल किया था।
अध्याय 821। जब अनास्तासिया ने इवान को प्राइमोडियल लोली का उल्लेख करते हुए सुना तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि उसके दूर रहने के दौरान बहुत कुछ हुआ और वह मूल ब्रह्मांड से जुड़ी चीज़ों के संपर्क में भी आया, अनास्तासिया ने सोचा। जब इवान ने वैलेरी के सपने के बारे में विस्तार से बताया तो उसने ध्यान से सुना। जब उसने समाप्त किया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके चेहरे पर एहसास की लकीर उभरी और उसने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि विंटरक्लाव और इस लड़की के उस छोटे प्राइमोडियल से संबंधित होने के बारे में आप सही हैं, अनास्तासिया ने कहा। मैंने इसलिए कहा कि वह मर रही है क्योंकि उसका स्रोत इतना छोटा है कि वह रैंक 1 तक सफलतापूर्वक पहुंचने में उसकी मदद नहीं कर सकती। क्या आप इस तरह से समझा सकते हैं कि मैं वास्तव में समझ सकूं? एशले ने बीच में कहा, उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। इवान भी अनास्तासिया के स्पष्टीकरण से हैरान था। वह उसके इस निहितार्थ को समझ गया कि विंटरक्लाव और वैलेरी प्राइमोडियल लोली से जुड़े हुए थे और उसने समझा कि एक ही व्यक्ति से उत्पन्न होने वाले स्रोत वैलेरी को चिमेरा में बदलने से क्यों रोकेंगे। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि अनास्तासिया इस बारे में इतनी आश्वस्त क्यों थी, नहीं वह ये समझ पाया कि वैलेरी के स्रोत के बहुत छोटे होने से उसका क्या मतलब था। उनके भ्रमित भावों को देखकर अनास्तासिया ने आखिरकार बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। इस लड़की ने आपको अपने सपने के बारे में जो बताया उससे ये पुष्टि हो सकती है कि उसने जो छोटी लड़की देखी वह निश्चित रूप से वही प्रिमोडियल लोली थी जिसके बारे में आपने बात की थी। जहां तक उससे लड़ने वाले व्यक्ति की बात है, वह व्यक्ति आप ही थे, अनास्तासिया ने कहा। यह एजरोथ था, मैं नहीं, इवान ने चिढ़कर सोचा, लेकिन बीच में बोलने से मना कर दिया और अनास्तासिया की बात सुनना जारी रखा। उस प्रिमोडियल से लड़ने के लिए आपने जिस हथियार का इस्तेमाल किया था वह काली आभा में लिपटा हुआ विनाश का हलबड रहा होगा। वैलेरी अपने सपने में इसका असली रूप नहीं देख पाए क्योंकि वह इसे समझने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। आपके पास जो विनाश का हलबड है वह सिर्फ एक प्रतिकृति है, लेकिन सक्रिय होने पर यह जो विनाश की आभा उत्सर्जित करता है वह अभी भी इतनी शक्तिशाली है कि यह उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर्स को भी खतरे में डाल सकता है। अनास्तासिया एक पल के लिए रुकी और फिर आगे बोली। यदि प्रतिकृति में ऐसी विनाशकारी शक्ति है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मूल हेलबर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन से विनाश की वास्तविक आभा कितनी भयावह होगी। भले ही ये केवल एक सपना था, अगर इस लड़की ने अपनी गंदी एस रैंक शक्ति के साथ हेलबर्ड का असली रूप देखा होता तो उसकी आत्मा तुरंत नष्ट हो जाती। इवान अनास्तासिया के शब्दों से स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे अचानक याद आया कि पहली बार उसने ड्रार्ड्स की बंद दुनिया में प्रवेश किया था और विश्व वृक्ष को देखा था। विश्व वृक्ष को देखने पर उसने एजरोथ द्वारा यूनिवर्सल ट्री को नष्ट करने की स्मृति को अनलॉक कर दिया था। उस स्मृति में एजरोथ ने जो हथियार चलाया था वह काली धुंध में लिपटा हुआ था, लगभग निश्चित रूप से विनाश का हेलबर्ड था। उस समय भले ही वह पहले से ही रैंक 1 कोर रिवॉल्वर बन चुका था, विनाश के हेलबर्ड को देखने की स्मृति ने उसके दिमाग को झकझोर दिया था और लगभग उसे मानसिक चोट पहुंचा दी थी। अध्याय 713। ऐसा लगता है कि वह सही है। वैलेरी ने अपने सपने में जो हथियार काली धुंध में लिपटा देखा था वह विनाश का हलबर्ड रहा होगा, इवान ने सोचा। फिर एजरोथ द्वारा प्रिमोडियल लोली पर इस्तेमाल किए गए सेवा मूव को याद करते हुए सब कुछ अपनी जगह पर आने लगा और वह तुरंत समझ गया कि अनास्तासिया क्या संदेश देना चाह रही थी। क्या आप कह रहे हैं कि एजरोथ द्वारा इस्तेमाल किया गया सेव मूव सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स की तकनीकों में से एक हो सकता है जो विनाश के हलबर्ड के साथ आया था और ये तकनीक सीधे किसी व्यक्ति के स्रोत को लक्षित करती है? अनास्तासिया ने उसकी सटीक धारणा पर मुस्कुराया और सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर मेरा अनुमान सही है तो आपने, या बल्कि एजरोथ ने उस प्रिमोडियल लोली के स्रोत के एक हिस्से को काटने के लिए सेवा का इस्तेमाल किया। उसके स्रोत के उस कटे हुए टुकड़े को बाद में 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग ने विंटरक्लॉ को जन्म दिया जबकि दूसरे भाग ने आपके दोस्त को जन्म दिया, अनास्तासिया ने समझाया, फिर जारी रखा। आमतौर पर अपूर्ण स्रोत वाले किसी व्यक्ति के लिए जीवित रहना असंभव है। हालांकि चूंकि विंटरक्लॉ और वैलेरी को जन्म देने वाला स्रोत एक आदिम का था, इसलिए वे अपूर्ण स्रोत होने के बावजूद जीवित रहने में सक्षम थे। ऐसा कहा जाता है कि वैलेरी के पास स्रोत का जो हिस्सा है वह बहुत छोटा है, जबकि यह एस रैंक या निम्न जीवन रूप का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। यह एस रैंक से परे किसी प्राणी के अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता है। अनास्तासिया ने बर्फ के कोकून को देखा और आगे कहा, जब से जीवन के पेड़ ने अपने मूल को रैंक 1 में विकसित किया है उसका जीवन स्तर एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। उसका छोटा स्रोत अब उसके अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता है। यही कारण है कि मैंने कहा कि उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं बचा है। जहां तक उसकी जीवन शक्ति के मरने की स्थिति के बावजूद घटने के बजाय बढ़ने का सवाल है, तो इसका कारण यह है कि उसका स्रोत विस्फोट के कगार पर है। अभी यह एक बम की तरह है जो विस्फोट होने से पहले अपनी सारी ऊर्जा छोड़ देता है। इवान के चेहरे पर समझ की झलक दिखाई दी क्योंकि उसने उसके शब्दों को आत्मसात कर लिया था। उसे ये भी याद आया कि एलिसिया ने यह भी कहा था कि वैलेरी का विकास विफल हो गया था क्योंकि वह कुछ खो रही थी, संभवतः उसका स्रोत।
अनास्तासिया ने इवान के चेहरे पर विचारशील भाव देखा और अधिक गंभीर हो गई। अब जब हम स्थिति को समझ गए हैं तो हमारे पास दो विकल्प हैं, उसने कहा। इवान ने अपना ध्यान वापस उसकी ओर मोड़ा, उसके विस्तार से बताने की प्रतीक्षा करते हुए। सबसे पहले हम विंटरक्लॉ को मारते हैं और उसके स्रोत को अवशोषित करने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन उस चालाक प्राणी को मारना आसान नहीं होगा। इसके अलावा हम नहीं जानते कि उसके स्रोत को अवशोषित करने के बाद क्या होगा। जिस क्षण वह ऐसा करेगी, प्राइमोर्डियल के स्रोत का कटा हुआ टुकड़ा एक जबरदस्त परिवर्तन से गुजरेगा। ये भी संभावना है कि वह प्राइमोर्डियल की कुछ यादों को जगा सकती है और हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकती है। आखिरकार तुम ही थे जिसने सबसे पहले उसके स्रोत को काट दिया था। इवान ने उसकी बातों पर गहरी भौहें से कुर्नी, लेकिन जवाब नहीं दिया, ये जानते हुए कि वह सही थी। उसके परेशान चेहरे को देखकर अनास्तासिया ने गहरी सांस ली और आगे कहा, दूसरा विकल्प, हम इस लड़की को सीधे मार देते हैं और भविष्य की सभी समस्याओं को मिटा देते हैं। दूसरा विकल्प, हम इस लड़की को मार देते हैं और भविष्य की सभी समस्याओं को मिटा देते हैं। अनास्तासिया के सुझाव को सुनकर एक पल के लिए इवान के चेहरे पर भाव जम गए। हालांकि जब उसने उसके शब्दों के बारे में गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह कोई सामान्य सुझाव नहीं दे रही थी, बल्कि उसके लिए उपलब्ध दो ही यथार्थवादी विकल्प पेश कर रही थी। भले ही उसने वैलेरी को न मारने का फैसला किया हो, लेकिन उसका कमज़ोर स्रोत अंततः उसकी मौत का कारण बनेगा। दूसरी ओर, अगर उसने उसे बचाने का फैसला किया तो एकमात्र तरीका अनास्तासिया के पहले सुझाव का पालन करना था, विंटरक्लॉ को मारना और वैलेरी को उसके स्रोत को अवशोषित करने में मदद करना। अंत में, चाहे वह चाहे या न चाहे, ये उसके पास केवल दो विकल्प थे। या तो वैलेरी को मरने दो या विंटरक्लॉ को मार दो ताकि वह उसके स्रोत को अवशोषित कर सके और अपना विकास पूरा कर सके। इवान ने गहरी सांस ली। कुछ भी तय करने से पहले वह अनास्तासिया की ओर मुड़ा और एक सवाल पूछा जो उसके दिमाग में भारी था। मान लीजिए कि हम किसी तरह विंटरक्लॉ को मारने में कामयाब हो जाते हैं और उसके स्रोत को अवशोषित करने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन उसके अवशोषित करने के बाद अगर वह हमारे खिलाफ हो जाती है, तो क्या आपको उसे मारने का भरोसा है? वैलेरी को बचाने की कोशिश में यही मुख्य समस्या थी। इवान को प्राइमोर्डियल का प्रेत अच्छी तरह याद था जिसे उसने अजरागोथ वर्ल्ड में सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स की दूसरी चाल का इस्तेमाल करते समय देखा था। हालांकि प्रेत के पास असली प्राइमोर्डियल की शक्ति का 0.1% से भी कम था, लेकिन उसने जो शक्ति दिखाई थी वह इवान के लिए अभी भी अविस्मरणीय थी। अगर विनाश का हलबर्ड न होता, जिसने उसे सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स के साथ अपने संबंध के कारण प्रेत को नियंत्रित करने की अनुमति दी, तो शक्ति का वह अंश भी उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था या शायद मार भी सकता था। अगर प्रेत अकेला इतना खतरनाक था, तो इवान कल्पना भी नहीं कर सकता था कि विंटरक्लॉ के स्रोत को अवशोषित करने के बाद वैलेरी को कितनी ताकत मिल सकती है। वह स्रोत आखिरकार प्राइमोर्डियल के सार का बचा हुआ हिस्सा था जिसे एजरोथ ने विनाश के हलबर्ड का उपयोग करके अलग कर दिया था। अगर अनास्तासिया उसे संभाल नहीं सकती, तो उसे अपने फैसले पर सावधानी से पुनर्विचार करना होगा। अगर वैलेरी एक शक्तिशाली दुश्मन बन गई, तो वह खुद विंटरक्लॉ से भी ज़्यादा भयानक होगी। इवान के पास पहले से ही संभालने के लिए बहुत सी समस्याएं थीं, जिसमें माइथेरोना भी शामिल था, जो वर्तमान में यूटोपिया में था। आखिरी चीज़ जो उसे चाहिए थी, वह थी अपनी सूची में एक और भारी खतरा जोड़ना। हालांकि वैलेरी की मदद करने के अपने संभावित लाभ भी थे। अगर वह विंटरक्लॉ के स्रोत को अवशोषित करने के बाद भी सहयोगी बनी रही, तो वह एक दुर्जय सहयोगी बन सकती थी। और क्या कहना है, उसे ऐसे ही मरने देना दुख की बात होगी, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। अंदर ही अंदर वैलेरी को कम से कम उसे बचाने की कोशिश किए बिना मरने देने का विचार उसके साथ ठीक नहीं बैठा। जबकि उसे दुनिया की कोई खास परवाह नहीं थी और वह जहां भी जाता था अक्सर अराजकता फैलाता था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को मरने देने का विचार, जिसे वह जानता था, बिना उंगली उठाए उसके मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ गया। उसे मार डालो, अनास्तासिया ने इवान के सवाल पर भौहें उठाईं, शुरू में उसके शब्दों से हैरान। हालांकि उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि वह क्या सोच रहा था और उसने उपहास किया। बेशक मैं कर सकता हूं और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। मैं उसे विंटरक्लॉ के स्रोत को अवशोषित करने के बाद भी मार सकता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, वह सिर्फ प्राइमोर्डियल के स्रोत का एक अंश है, असली प्राइमोर्डियल नहीं। भले ही उसे इसकी कुछ शक्तियां विरासत में मिलें, फिर भी यह सिर्फ एक अंश है। इस बीच मैं एक असली प्रोजेनिटर हूं, अनास्तासिया ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि प्राइमोर्डियल के स्रोत के सिर्फ एक अंश के साथ कोई मुझसे मुकाबला कर सकता है? इवान ने अनास्तासिया के आत्मविश्वास पर भौहें चढ़ाईं। क्या तुम्हें यकीन है? क्या वह विंटरक्लॉ के स्रोत को अवशोषित करने के बाद काफ़ी शक्तिशाली नहीं हो जाएगी? मेरा मतलब है, वह कम से कम विंटरक्लॉ जितनी शक्तिशाली तो होगी, है न? अनास्तासिया ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और अपना सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि रैंक 6 कोर इवॉल्वर के स्तर तक पहुंचना इतना आसान है?
भले ही वह विंटरक्लाव के स्रोत को अवशोषित कर ले, लेकिन उसे पूरी तरह से परिष्कृत करने और उसके स्तर तक पहुंचने में उसे काफ़ी समय लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि स्रोत को अवशोषित करने के तुरंत बाद वह बहुत शक्तिशाली नहीं होगी, है ना? इवान ने पूछा। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा वह रैंक 4 के शिखर या रैंक 5 के शुरुआती स्तर तक पहुंच सकती है, अगर वह विंटरक्लाव की सभी शक्तियों और कानूनों की समझ को पूरी तरह से विरासत में लेती है। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह रैंक 4 तक भी नहीं पहुंच सकती है, अनास्तासिया ने स्पष्ट किया। मैं समझ गया, इवान ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर उठाया और फिर से अनास्तासिया को देखा। तो उसे विंटरक्लाव के स्रोत को अवशोषित करने देना हमारे लिए बहुत खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि हम उसे तब भी मार सकते हैं जब वह इसे अवशोषित करने के बाद हमारे खिलाफ हो जाती है, उसने कहा। अनास्तासिया के होंठ उसकी टिप्पणी पर फड़क उठे और उसे लगा कि खतरनाक शब्द के बारे में उसकी समझ बहुत ही सामान्य लग रही थी। तुम एक सम्राट को मारना चाहते हो और उसे बहुत खतरनाक नहीं कहना चाहते हो, उसने अपनी आंखें घुमाते हुए सोचा। फिर भी एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने सिर हिलाया, क्योंकि जब तक वे सावधानी से योजना बनाते हैं तब तक कोई जीवन धमकाने वाला जोखिम नहीं होगा। अनास्तासिया को सिर हिलाते हुए देखकर इवान ने राहत की सांस ली और अपना मन बना लिया। चूंकि विंटरक्लॉ के स्रोत को अवशोषित करने के बाद कोई तत्काल खतरा नहीं होगा, तो चलो इसे करते हैं। हम एक सम्राट को मार देंगे। एशले, जो चुपचाप बातचीत देख रही थी, ने महसूस किया कि उसका दिमाग सुन्न हो गया है। उसने इवान और अनास्तासिया को एक सूखी, अविश्वसनीय नज़र से देखा, पहले से ही दो पागलों के साथ संबंध तोड़ने के तरीकों की कल्पना कर रही थी। उनके विचार दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं, उसने घबराहट में निगलते हुए सोचा। एनास्तासिया ने इवान के निर्णय को सुनने के बाद उसे गौर से देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें पता है कि यह आसान नहीं होगा। न केवल विंटरक्लाव को मारना मुश्किल होगा, बल्कि यह जोखिम भी है कि यह लड़की उसके स्रोत को अवशोषित करने के बाद शुरू में हमारी सहयोगी के रूप में दिखाई दे सकती है, लेकिन जब उसकी ताकत बढ़ जाएगी तो वह हमारी पीठ में छुरा घोंप देगी। मुझे पता है कि विंटरक्लाव के स्रोत को अवशोषित करने में उसकी मदद करने में जोखिम शामिल है, इवान ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन मेरे पास उसे नियंत्रित रखने का एक तरीका पहले से ही है, जब तक कि उसकी ताकत उसे अवशोषित करने के तुरंत बाद विंटरक्लाव के स्तर से आगे नहीं बढ़ जाती। इवान ने मुस्कुराते हुए एनास्तासिया को देखा। तुम्हें विंटरक्लाव के लिए परेशानी खड़ी करने का डर नहीं है न? डर? एनास्तासिया ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं और फिर जोर से हंस पड़ी। मुझे किसी बात का डर नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम अभी उस आदमी पर हमला करने के लिए निकल सकते हैं। एशले चुपचाप एक तरफ खड़ी होकर सावधानी से एक कदम पीछे हट गई। उसके दिमाग में एक क्षणभंगुर विचार आया, इन दो पागलों से सारे संबंध तोड़ दो और ड्रार्ड्स की बंद दुनिया को फिर से बसा दो ताकि वे उसे फिर कभी ना पा सकें। वे जो तूफान लाने वाले हैं वह निश्चित रूप से उस अराजकता को पार कर जाएगा जो उन्होंने एंडरसन को मारने की साजिश रचते समय या ड्रैगन द्वीपों और गेहेना साम्राज्य के बीच युद्ध को भड़काते समय पैदा की थी, उसने भारी आह भरते हुए सोचा। उसके स्रोत के फटने से पहले उसके पास कितना समय बचा है? इवान ने अनास्तासिया से पूछा। अनास्तासिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने खुद के सवाल के साथ जवाब देने से पहले एक पल के लिए बर्फ के कोकून को देखा। क्या आपने उसकी शक्तियों को सील करने के लिए किसी तरह के कौशल या खजाने का इस्तेमाल किया है? इवान ने अनास्तासिया के सवाल पर सिर हिलाया। उसने वास्तव में वैलेरी पर सीलिंग के प्राइमर्डियल रून का इस्तेमाल किया था जब वह हजरागोद दुनिया से पृथ्वी पर लौटा था, क्योंकि उसकी ठंडी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उस समय लगभग पूरे ग्रह को जमा दिया था। उसने अनास्तासिया को समझाया कि सीलिंग का प्राइमर्डियल रून कैसे काम करता है और यहाँ तक कि वेलगोथ की ओर इशारा भी किया, जिसके शरीर के अंदर अभी भी रून का एक छोटा सा टुकड़ा उकेरा हुआ था। इससे इवान जब चाहे वेलगोथ की शक्तियों को दबा सकता था। अनास्तासिया को स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि इवान ने सीलिंग के प्राइमर्डियल रून का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वह जानती थी कि केवल एक ही व्यक्ति सीलिंग के प्राइमर्डियल रून का इस्तेमाल कर सकता है। प्राइमर्डियल रून एक समय में। अब जब इवान ने इस पर दावा कर लिया है तो कोई और इस रून का उपयोग नहीं कर सकता जब तक कि इवान की मृत्यु न हो जाए या वह स्वेच्छा से इसका स्वामित्व किसी और को हस्तांतरित न कर दे। प्राइमोडियल रून के बारे में जानकारी अध्याय 1170। जब इवान ने यह बताना समाप्त किया कि उसने वैलेरी की शक्तियों को कैसे सील किया था, तो अनास्तासिया ने सिर हिलाया और बोली। सामान्य रूप से उसका छोटा स्रोत 5 या 6 दिनों के भीतर फट जाता, क्योंकि यह इस रैंक से ऊपर के जीवन रूप के अस्तित्व को बनाए रखने में असमर्थ है। हालांकि सीलिंग के रून की बदौलत उसके स्रोत की शक्ति दबा दी गई है और बहुत धीरे धीरे लीक हो रही है। वर्तमान दर पर वह बिना किसी परेशानी के लगभग 3 या 4 महीने तक जीवित रह सकती है। अनास्तासिया के शब्दों को सुनकर इवान का चेहरा राहत से चमक उठा। 3 महीने काफ़ी हैं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। इवान ने अपनी हाल की यात्रा में बहुत कुछ हासिल किया था।
सीलिंग के प्रिमोडियल रून के अलावा उसने सोल सील को तोड़ने के बाद एक और प्रिमोडियल रून को भी अनलॉक कर लिया था। सीलिंग रून के विपरीत इस नए रून में उसकी अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने की क्षमता थी। उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि इस रून को सक्रिय करने के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के बाद से इवान दबावपूर्ण मामलों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे इसका उपयोग करने का समय नहीं मिल पाया। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, सुरक्षित स्थान पाना तो दूर की बात है। अब जब वह ड्रार्ड्स की बंद दुनिया में वापस आ गया है तो वह आखिरकार दूसरे रून का उपयोग कर सकता है। इवान को भरोसा था कि 3 महीने के भीतर वह अपनी शक्ति को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि वह जीवन की वैचारिक ऊर्जा और मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा पर भी प्रगति करना चाहता था क्योंकि उसने पहले ही दोनों के बारे में सुराग खोज लिए थे। अज़रागोथ दुनिया में निथोर ने उनके नस्लीय हथियार का इस्तेमाल किया था और उसे मारने की कोशिश की थी, जिससे उसे मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। इसी तरह जीवन के वृक्ष के प्रेत को देखने और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह जीवन की वैचारिक ऊर्जा को समझने लगा था। जब उसने रक्तरेखा विरासत की सीढ़ियों पर चढ़ते समय आत्मा की वैचारिक ऊर्जा को समझा तो इवान ने देखा कि आदिम छाया क्षेत्र से उसका संबंध मजबूत हो गया था और इसे अपने मूल के साथ एकीकृत करने की शर्तें भी कम कठोर हो गई थीं। इवान को यकीन था कि एक बार जब वह जीवन और मृत्यु की वैचारिक ऊर्जाओं को एक निश्चित सीमा तक समझ लेगा तो वह आदिम छाया क्षेत्र को अपने मूल के साथ विलय करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाएगा। इवान ने सोचा, एक बार जब मैं आदिम छाया क्षेत्र को अपने मूल के साथ एकीकृत कर लूंगा तो मैं आखिरकार फ्लोरिटा और उसके अंदर रहने वाले अन्य उच्च स्तरीय छाया मरे हुए लोगों को जब चाहूं बुला पाऊंगा। छाया क्षेत्र के भीतर भयानक छाया मरे हुए लोगों की कल्पना करने से ही वह शुरू करने के लिए उत्सुक हो गया। लेकिन जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले कुछ और काम निपटाने हैं, इवान ने खुद को याद दिलाया। उसकी नज़र उस जगह पर गई जहां उसने हाल ही में सिल्वन को दफनाया था। बूढ़े आदमी, मरने का नाटक करना बंद करो और बाहर निकल आओ। कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, इवान ने आवाज़ लगाए। उसने कई सेकंड तक इंतज़ार किया लेकिन सिल्वन को दफनाने वाली जगह से कोई हलचल नहीं हुई। एशले, जो यह नज़ारा देख रही थी, हैरान नहीं हुई। उसे शक था कि सिल्वन ने भी उसी की तरह इवान और अनास्तासिया की पिछली बातचीत सुन ली थी और शायद ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इन दो पागलों से कैसे संबंध तोड़े जाएं और ड्रार्ड्स की बंद दुनिया को उनसे जितना हो सके उतना दूर कैसे ले जाएं। इवान का मुंह झुंझलाहट से भर गया जब सिल्वन पूरे 1 मिनट के बाद भी दिखाई नहीं दिया और उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ पछतावे से भारी थी। क्या अफसोस है, मैं इतने सारे एल्ड्रिच जीवों को यहाँ लाया जिसमें एक रैंक 5 वाला भी शामिल है, ये सोचकर कि वे ड्रार्ड्स के लिए एक सहायक बल के रूप में काम कर सकते हैं और उनकी हर ज़रूरत में उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आप उन्हें नहीं चाहते हैं, इवान ने निराशा का दिखावा करते हुए कहा। उसने वेलगोथ की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अलारिक को सौंपना होगा। अब से तुम उसके अधीन रहोगे, डार्कफॉल की सेवा करोगे। रुको, इवान की बात पूरी होने से पहले ही एक ज़रूरी आवाज़ ने उसे बीच में रोक दिया और एक सूजे हुए चेहरे वाला एक अस्त व्यस्त बूढ़ा आदमी अचानक एक ज़ॉम्बी की तरह ज़मीन से उभरा। मेरे साथ आओ, मैंने उनके बसने के लिए पहले से ही जगह तैयार कर रखी है, सिल्वन ने जल्दी से कहा। इवान और अन्य लोग सिल्वन की ओर खाली भाव से देखने लगे। उनकी आंखों में तिरस्कार की एक पतली परत थी, मानो वे उससे घृणा कर रहे हों। हालांकि सिल्वन ने उनकी निंदा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और बेशर्मी से वेलगोथ के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा, मानो उसे इवान के साथ जाने से शारीरिक रूप से रोक रहा हो। जब सिल्वन उसके सामने खड़ा हुआ और मदद के लिए इवान की ओर घबराहट से देखा तो वेलगोथ को पसीना आ गया। इवान ने इस दृश्य को देखकर आंखें घुमाईं लेकिन इसे जाने देने का फैसला किया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके वेलेरी से भरे बर्फ के कोकून को उठाया और सिल्वन को संबोधित किया। एक बार जब आप उन्हें सुलझा लें तो मुझे तुरंत सूचित करें। कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर मुझे आपसे चर्चा करनी है, इवान ने अनास्तासिया की ओर मुड़ने से पहले कहा। चलो चलते हैं, नहीं तो वह छोटा सा शैतान पूरे घर को खा जाएगा। अनास्तासिया ने सिर हिलाया और अगले ही पल उसने इवान को पकड़ लिया और उसके साथ गायब हो गई। पीछे मुस्कुराते हुए सिल्वन, रोते हुए वेलगोथ और चकित एशले को छोड़ दिया। बस कुछ ही सेकंड में अनास्तासिया इवान को पहाड़ की चोटी पर ले आई जहां ड्रार्ड्स की बंद दुनिया में उनका घर था। वहां पहुंचकर उसने बर्फ के कोकून पर नजर डाली जिसे इवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपने साथ ले जा रहा था और एक ही विचार के साथ उसे अपनी कोर वर्ल्ड के अंदर संग्रहित कर लिया। चून की विंटरिक्लो उसे तब ढूंढने में सक्षम था जब वह पृथ्वी पर थी, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह उसे यहां भी ढूंढ पाएगा, अनास्तासिया ने वेलेरी को अपनी कोर वर्ल्ड के अंदर रखने के बाद समझाया। लेकिन मेरी छाया शक्तियों के साथ जब तक वह मेरी कोर वर्ल्ड के अंदर रहेगी तब तक उसके लिए उसे ढूंढना असंभव होगा। अनास्तासिया की बात सुनकर इवान के चेहरे पर समझ की झलक दिखाई दी और उसने अपना सिर हिलाया।
सच तो यह है कि वह पहले से ही एनास्तासिया से यह पूछने की योजना बना रहा था कि वे वैलेरी की मौजूदगी को छिपाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। इवान को सिर हिलाते देख एनास्तासिया ने आगे कुछ नहीं कहा और इसके बजाय उसे पहाड़ से नीचे गिरते झरने की ओर खींच लिया। साथ ही उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा सार क्लोन बनाने के लिए इस्तेमाल किया और उसे अंदर जाकर एलोरा के लिए खाना बनाने का आदेश दिया, जो पहले से ही भूख के कारण घर के अंदर उछलकूद कर रही थी। इवान ने ये देखकर कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी और वह इत्मीनान से उसके पीछे चला गया। यूटोपिया की निषिद्ध भूमि के लिए रवाना होने के बाद अपने अनुभव के बारे में बताओ, एनास्तासिया ने झरने के तल पर पहुंचने के बाद पूछा। एनास्तासिया का सवाल सुनकर इवान हैरान रह गया और चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। क्या? एनास्तासिया ने पूछा जब उसने उसकी हैरानगी देखी। कुछ नहीं है, इवान ने अपना सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि सबसे पहले आप मुझसे मेरी सस्ती बहन के बारे में पूछेंगे, जिसका जिक्र बूढ़े आदमी ने एशले को भेजे संदेश में किया था। एनास्तासिया ने इवान की प्रतिक्रिया सुनकर आंखें घुमाईं और आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराए। मुझे ऐसी चीज़ों की परवाह क्यों होगी? अगर तुम किसी दूसरी औरत के करीब भी हो जाओ तो क्या तुम अपने शापित खिताब के बारे में भूल गए हो? इस दुनिया में मैं ही एकमात्र ऐसी हूँ जो इसके प्रभावों से अछूती हूँ, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एनास्तासिया के शब्दों को सुनकर इवान का चेहरा काला पड़ गया, उसका मुंह निराशा में फड़क रहा था। उसके काले चेहरे को देखकर एनास्तासिया बाहर से मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर वह असहाय होकर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे याद आया कि जब उसने पहली बार वेलेरी के अंदर बर्फ के कोकून को देखा था तो उसने क्या देखा था। वह लड़की भी उसके खिताब से प्रभावित थी और अब वह पहले से ही मौत के कगार पर है। एनास्तासिया ने इवान की ओर देखते हुए खुद से सोचा। हालांकि उसका उसे यह बताने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इससे वह और अधिक उदास हो जाएगा। ठीक है, चूंकि तुमने खुद ही उसे पाला है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और वह सवाल पूछूंगा जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। बताओ, सिल्वेन किस बहन के बारे में बात कर रहा था? इसे भूल जाओ। इवान ने अपना हाथ तिरस्कारपूर्वक हिलाया और आकाश में तैरते बादलों को देखते हुए लेट गया। मैं तुम्हें अपनी प्यारी बहन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। वहां लेटे हुए इवान का मन उन सवालों पर वापस चला गया जो उसने उस काली आकृति से उसके शापित एक शीर्षक के बारे में पूछे थे। रक्तरेखा और मेरी जाति एल्थारोन। उस आकृति के अनुसार मेरी उपाधि भी किसी तरह मेरी रक्तरेखा और जाति से जुड़ी हुई है, हालांकि उसे सटीक विवरण नहीं पता था। अनास्तासिया की आवाज़ ने अचानक उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। तुम किस बारे में सोच रहे हो? कुछ नहीं, इवान ने अपना सिर हिलाया और ड्रार्ड्स की बंद दुनिया को छोड़ने के बाद से जो कुछ भी हुआ था उसे याद करना शुरू कर दिया। उसने फ्रेगाइल एंड की अपनी यात्रा से शुरुआत की, जहां वह गलती से एक दुकान में घुस गया था जिसमें रैंक 5 की कलाकृति रियलिटी मिरर थी, जिसके कारण अनास्तासिया द्वारा उसे दी गई बाली का प्रभाव गायब हो गया। उसने उसे बताया कि कैसे फ्रेगाइल एंड में उसे लूटने की कोशिश करने वाले लोगों को मारने के बाद वह निषिद्ध भूमि पर पहुंच गया। अध्याय 1054। जैसे ही एनास्तासिया इवान की कहानी सुन रही थी, उसका हाव भाव और भी अजीब हो गया और उसने अविश्वास और विस्मय के मिश्रण से उसकी ओर देखा। जब इवान ने बताया कि कैसे वह एक समूह को एक छोटे स्टोनमैन का अपहरण करते हुए देखकर ठोकर खा गया और उन्हें मार डाला, केवल इसलिए कि छोटे स्टोनमैन ने उसे राक्षस समझ लिया, तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। जब उसने उसे बताया कि कैसे रैंक 5 स्टोनमैन जो छोटे को बचाने के लिए आया था उसने उस पर हमला किया, तो एनास्तासिया सदमे में लगभग घुट गई। उसकी कहानी सुनकर वह बिल्कुल अवाक रह गई। एक पल के लिए उसे एहसास हुआ कि उसने इवान के डूमब्रिंगर वंश द्वारा लाए गए दुर्भाग्य को कम करके आंका था। आप जानते हैं, मैंने अतीत में स्टोनमैन जनजाति के कुछ सदस्यों का सामना किया है और वे आमतौर पर काफ़ी शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन आपके मामले में, एनास्तासिया ने कहा, उसका स्वर मनोरंजन से भरा हुआ था। वह कमीना बस अपने उच्च पद का फायदा उठा रहा था, इवान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब तक मैं उसे फिर से नहीं देख लेती तब तक प्रतीक्षा करो। अगर मैं उसे धूल में नहीं मिलाती तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। एनास्तासिया ने इवान के शब्दों पर हंसी, रैंक 5 स्टोनमैन के प्रति उसके गुस्से को महसूस करते हुए। यदि आप उस स्टोनमैन को मारना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, उसने चेतावनी दी। एनास्तासिया के शब्दों को सुनकर इवान ने भौहें उठाईं और उत्सुकता से पूछा, क्या स्टोनमैन जनजाति वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? बेशक वे हैं, एनास्तासिया ने सिर हिलाया। स्टोनमैन जनजाति का प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से समान रैंक के सामान्य कोर इवॉल्वर से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जो चीज़ उन्हें वास्तव में निषिद्ध भूमि में सबसे मजबूत जनजातियों में से एक बनाती है वह है उनका नेता। बहुत कम लोग ये जानते हैं, लेकिन वह एल्ड्राकर से लगभग या शायद थोड़ा बहुत अधिक शक्तिशाली है। ये सुनकर इवान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और उपहास किया। तो क्या हुआ अगर वह एल्ड्राकर से ज़्यादा ताकतवर है?
मुझे कुछ महीने दीजिए और अगर मैं उसे हरा भी न सकूं, तो उसके इलाके में मुसीबत खड़ी करने के बाद उससे बचकर निकलना मुश्किल नहीं होगा। इवान की दुस्साहसता पर अनास्तासिया अवाक रह गई। उसने न केवल निषिद्ध भूमि में सबसे मजबूत जनजातियों में से एक को भड़काने की योजना बनाई थी, बल्कि वह उनके प्रतिशोध से बचने की अपनी क्षमता में भी आश्वस्त लग रहा था। अचानक अनास्तासिया को कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या तुमने कुछ ऐसा हासिल किया है जिससे तुम्हारी ताकत तेजी से बढ़ सकती है? इवान ने उसे सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। फिर, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो, उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। वैसे, इस बार मेरी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनना चाहता है, उसने मुस्कराते हुए कहा। मेरा प्रतिद्वंद्वी? अनास्तासिया ने उसे असमंजस में देखा। जब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तब तुम समझ जाओगे, इवान ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और बताऊं, क्या प्राइमोडियल शैडो दायरे को प्रबंधित करने वाले तुम्हारे सार क्लोन ने हाल ही में तुमसे संपर्क किया है? अनास्तासिया की उलझन और गहरी हो गई और उसने अपना सिर हिला दिया। उससे संपर्क करने की कोशिश करो, इवान ने कहा। उससे पूछो कि हाल ही में प्राइमोडियल शैडो दायरे में कुछ बदला है या नहीं।